तो जो टर्म हमको अभी समझना है वो बेसिकली क्या है, इसको कहते हैं इकैड। इकैड कहते हैं या इसी को हम इकोफीन नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इकैड्स क्या होते हैं? तो इकैड जनरली ऐसी पॉपुलेशन होती है इंडिविजुअल्स की जो दिखते तो मतलब होते तो सेम स्पीशीज के हैं, लेकिन उनका अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस उनका जो है वो अलग होता है। जैसे अगर इसको पहले हम डिफाइन कर लें, उसके बाद हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे इसको। तो इकैड क्या होते हैं? इट रिप्रेजेंट्स ए पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स that belong to same species but differ in phenotypes। अब phenotype में क्या क्या चीज़ें डिफर कर सकती हैं, जैसे साइज या शेप या नंबर ऑफ लीव्स। स्पेशली प्लांट्स में ही कैट्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफर करती हैं। अब ये जो वेरिएशन आ रहा है फिनोटाइप में, ये क्यों आ रहा है? यानी कि वेरिएशन इन फिनोटाइप इज ड्यू टू एनवायरमेंट। अलग अलग एनवायरमेंट में ग्रो करने की वजह से ये जो वेरिएशंस हैं ये अपीयर हो रहे हैं। अब ध्यान में ये रखना है कि ये जो भी वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशन ये क्या है? ये टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं है। अगर जेनेटिकली फिक्स हो जाते तो फिर हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते? तब हम जो टर्म इस्तेमाल करते वो होता इकोटाइप, जो हमने कल बताया था। लेकिन वेरिएशन तो आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, फिनोटाइप में वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये वेरिएशन टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है, यानी कि एनवायरनमेंट अगर चेंज करेंगे तो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक टर्म दे दिया गया इकैड या इकोफिन। तो ये पॉइंट भी अगर हम यहां पे देखें कि किसी एक टाइप का जो इकैड है वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, may change into another type with a change in its habitat। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यूफॉर्बिया हिरटा, ये एक स्पीशीज है। ये डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट कहाँ ग्रो कर रहा है। अगर ये ग्रो कर रहा है, इफ ग्रोज इन ग्रासलैंड, अगर ग्रासलैंड में ये ग्रो कर रहा है तो इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? इसका अपीयरेंस होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट तो ग्लैंड हो जाएगी, प्रोस्ट्रेट कहेंगे यहां पे, प्रोस्ट्रेट एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा और इसमें ब्रांचिंग खूब ढेर सारी होंगी, लाइक दिस, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगा। लेकिन जब यही स्पीशीज ग्रो करेगी
यानी कि इफ ग्रोज इन फुटपाथ्स, आपने देखा होगा सड़क के किनारे या सड़क के बीच में जो डिवाइडर लगे होते हैं उस पे भी ये यूफोर्बिया के प्लांट्स जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो जब फुटपाथ पे इसको ये ग्रो करता है तो उस दौरान ये कैसा होता है, उस दौरान इसका जो फिनोटाइप होता है वो होता है कॉम्पैक्ट, स्मॉल एंड कुशन्ड लीव्स, कुशन्ड लीव्ड। तो इसी स्पीशीज का ये वाला हो गया, ये हो जाएगा इकैड 1, और इसी स्पीशीज का ये हो जाएगा इकैड 2। तो दो इकैड्स हो गए। यानी कि अब यहाँ पे अगर ये फुटपाथ पे ग्रो कर रहा होगा तो ये छोटा होगा और इसकी पत्तियां जो है वो थोड़ी सी गद्देदार होंगी, यानी कि फ्लैशी लीव्स हो जाएंगी। उसी स्पीशीज का अपीयरेंस कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ग्रासलैंड में इस तरीके का। तो यानी कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ और सेम स्पीशीज जो है वो अलग फिनोटाइप दिखाने लगी। अगर यहां पे एक सवाल पूछें कि अगर अलग अलग इकैड्स, जैसे यहां पे दो इकैड्स हमने बता दिए, इकैड 1 और इकैड 2, अगर अलग अलग इकैड्स को एक ही हैबिटेट में ग्रो कराया जाए, यानी कि इसको फुटपाथ वाले को ही निकाल के और उसके बाद उसको ग्रासलैंड में ग्रो कराया जाए, तो क्या ये ऐसा ही रहेगा या फिर ग्रासलैंड जैसा हो जाएगा? जवाब दो, जल्दी जवाब दो। चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। एग्जैक्टली फिनोटिपिकली। हाँ, जैसे ही हमने एनवायरनमेंट चेंज किया, अब जब नए हैबिटेट या नए एनवायरनमेंट में पहुंचा तो अब उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि डिफरेंट इकैट्स अगर सेम एनवायरनमेंट में ग्रो करा दिए जाएं तो उनका अपीयरेंस भी सिमिलर हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड चीज है क्योंकि ये चीज हमने ऊपर बता दी है। अब ये जो फिनोमिना होता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, इस फिनोमिना का एक स्पेसिफिक टर्म होता है। तो वो क्या है? उसको हम कहते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कौन शो कर रहा है? इट इज शोन बाय इकैड्स। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग फिनोटाइप्स होने की वजह से इनका फिनोटाइप चेंज हो रहा है। प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? प्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, यानी कि परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल किसी को मालूम है? बता सकता है कोई? अभी बता दे रहे हैं इसको हम। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मतलब ये हो गया एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड फिनोटिपिक वेरिएशन, इसी को हम फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। परफेक्ट प्लास्टिक का एग्जाम्पल जो है वो है क्ले। क्ले इज परफेक्ट प्लास्टिक। जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको अच्छे से सानता है, अब उसको वो जिस शेप में ढालना चाहे उस शेप में वो ढल जाती है मिट्टी। घड़ा बनाना चाहे, कुल्हड़ बनाना चाहे, दिया बनाना चाहे, जो बनाना चाहे, तो वो ऑलमोस्ट या परफेक्ट प्लास्टिक की एकदम क्लोज होता है, वो होता है क्ले। तो प्लास्टिक कोई भी ऐसा चीज जो मोल्ड हो सके, जो किसी दूसरे शेप में चेंज हो सके। तो इसी तरीके से अगर फिनोटाइप चेंज हो रहा है तो इसीलिए टर्म इस्तेमाल कर दिया गया फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। अब इससे फायदा क्या है? इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस या नेचुरल सिलेक्शन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो उस पॉइंट को भी हम यहां पे इंक्लूड कर देते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का। इट इज द कैपेसिटी ऑफ
a single genotype to exhibit variable phenotypes in different environments। एक ही जीनोटाइप जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग फिनोटाइप्स शो कर रहा है। तो इससे क्या लाभ होगा, प्लांट को क्या फायदा होगा इससे? इससे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वेरी कर रहे हैं उसको कोप अप करने में प्लांट को बहुत हेल्प मिलती है। जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ उस एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से फिनोटाइप भी चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट का सर्वाइवल, उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इट प्रोवाइड्स अ गुड मीन्स टू प्लांट्स so that they can cope up with the variability in environmental factors। तो बहुत माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन ये टर्म्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन पूछ देता है तो उसमें इसी तरीके के टर्म जो है मिलते जुलते दे देगा आपको। इकैड लिख देगा, इको स्पीशीज लिख देगा, इको क्लाइन लिख देगा, इको टाइप लिख देगा। तो अगर वो डेफिनेशंस और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे आपको तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो ये एक टॉपिक जो है वो बचा हुआ था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो अपना चैप्टर है यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे हम एक तरीके से अंडरलाइन कर दिया हमने, बाउंड्री बना दी हमने भी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होगी, फिर भी उसको जानना जरूरी है। ये क्या है? It is a functional unit comprising all the organisms in a particular place interacting with one another and with their physical environment। ये है इकोसिस्टम। कोई पर्टिकुलर इलाका है, उस इलाके में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट से भी इनका इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसको हम कह देते हैं इकोसिस्टम। अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कैसे? वो भी जान लीजिए। ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड बाय, दो चीजों से मेनली इंटरकनेक्टेड रहते हैं, दो चीजों की वजह से। पहला है ऑनगोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज बराबर होता रहता है, और साथ ही साथ साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल एक से दूसरे में एक्सचेंज होता रहता है। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट डेफिनेशन इकोसिस्टम की हो गई।
अब ये जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले किसने दिया था? कॉन्सेप्ट बाय आर्थर टैंसले। आर्थर टैंसले कब? 1935 में। इकोसिस्टम को हम और क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी। इकोलॉजी की बेसिक यूनिट जो है वो इकोसिस्टम है। इसको एक और तरीके से या थोड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इकोसिस्टम को। लेट्स ट्राई कि इट इज द इंटरैक्टिंग सिस्टम made up of all the living and non-living objects in a physically defined space। तो ये जो इलाका, ये स्पेस हमने डिफाइन कर दिया, इसकी एक बाउंड्री बना दी। इसके अंदर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे, उनका सम जो है वही इकोसिस्टम है। विदाउट इंटरैक्शन तो कोई मतलब नहीं, इंटरैक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इंटरैक्टिंग सिस्टम की बात हमने यहां पे कही आपसे। अब ये जो चैप्टर का नाम था इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये बेसिकली किस चीज से डील करता है? यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी डील्स विथ द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड cycling of nutrients। किसके किसके बीच में? among organisms within a community। ये देखो, एक ही डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हम लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे बिल्कुल। एंड बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब बिटवीन होता है, बिटवीन organisms and the environment। हमने बात की इंटरैक्टिंग सिस्टम की। इंटरैक्टिंग सिस्टम, तो जब सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली इकोसिस्टम जो है, इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया? जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं या सिंपली सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम का अपना एक दायरा होता है। तो ये बाउंड्री है, दिस इज अ बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर का इलाका जो होगा दैट विल बी कॉल्ड सिस्टम। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर का जितना भी इलाका है, इसको हम कहते हैं सराउंडिंग्स। अब ये सिस्टम विच इज कंटेन्ड विद इन अ बाउंड्री, ये बहुत छोटा भी हो सकता है और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा होगा तो उस छोटे के बाहर का जो इलाका है वो सराउंडिंग होगा, बड़ा होगा तो भी उसके बाहर का जो इलाका है वो सराउंडिंग होगा। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किन किन कंपोनेंट्स को और कितने लार्ज एरिया को स्टडी कर रहे हैं या अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी उसका एक एग्जांपल आपको हम बताएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर हम बात करें। एक होता है ओपन सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एक्सचेंज करता है या एक्सचेंजेस एनर्जी
as well as matter with the surroundings. क्लोज्ड सिस्टम जो होता है, इट एक्सचेंजेस मैटर, सॉरी, it exchanges energy but not matter with the surrounding. इसी में एक और सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, चलो इसको हम इसका टाइप बता दें। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इट एक्सचेंजेस neither energy nor matter with the surroundings. किसी को अगर कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तो बताए। सर आइसोलेटेड का वो फ्लास्क हो जाएगा। हाँ, कौन सा थर्मल फ्लास्क? फ्लास्क सर, बॉटल जो यूज की जाती है, थर्मल फ्लास्क। चलो यहाँ पे हमने लिख दिया थर्मस। थर्मस क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या हो जाता है? सर में मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और बाय द वे हम लोग गर्म पानी रखते हैं तो गर्म ही रहता है, मतलब एनर्जी भी नहीं चेंज हो रही है, या फिर बिल्कुल। ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही रहता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा। हाँ, थर्मस में हमने पानी गर्म करके रख दिया तो अब वो पानी गर्म बना रहेगा। इसका मतलब कि वो पानी की हीट भी बाहर से एक्सचेंज नहीं हो रही, और पानी तो उसके अंदर ही है, पानी यानी मैटर, वो भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल, क्लोज्ड सर सिस्टम का। एनवायरमेंट। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हम बताओ भैया। वाह, अपने बारे में ही जानकारी नहीं है हम सर लोग। क्या हम लोग ओपन सिस्टम नहीं है? क्या हम एनर्जी और मैटर दोनों नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से? अरे भाई, गर्मी लगती है तो हीट लॉस होता है, खाना पीना खाते हैं फिर उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये मैटर का एक्सचेंज हो गया। उसके बाद एनर्जी का एक्सचेंज तो हो ही रहा है। क्लोज्ड सिस्टम बताओ भैया। हम लोग ये एकदम, और इकोसिस्टम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने ये सब पूरा भूमिका गढ़ी। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ, सॉरी क्लोज्ड सिस्टम का। बहुत आसान सा, एक कप ऑफ कॉफी। ये क्या है? ये तो बीकर बन गया, छोड़ो, ऐसे कप बनेगा। अब इसमें क्या है? कॉफी भरी हुई है, तो कॉफी भरी है तो कॉफी तो इस कप से नहीं निकल रही है, लेकिन इस कॉफी की गर्मी जो है वो बाहर सराउंडिंग में निकल रही है। तो इसका मतलब कि मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरीके से कुल मिला के ये टाइप्स ऑफ सिस्टम इसलिए बताया हमको कि हमको ये जानना था कि ओपन सिस्टम जो है वो, उसका एग्जाम्पल इकोसिस्टम होता है। अब आगे चलते हैं जरा। डेफिनेशन यहाँ पे हमने सिस्टम्स की बता दी। अब देखो, इकोसिस्टम की खासियत होती है, देख लें हम जरा। इकोसिस्टम जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, चेंज थ्रू टाइम, समय के साथ हर चीज हालांकि बदलती है समय के साथ। सेम इज द केस विद इकोसिस्टम। तो अब ये जो चेंजेस हैं, ध्यान देने की बात, जो भी चेंजेस इकोसिस्टम में हो रहे हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। ये चेंजेस या तो ग्रेजुअल एंड सटल हो सकते हैं।
ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, सटल मतलब सूक्ष्म, बारीक। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं यहाँ पे कि ग्रेजुअल और सटल जो चेंजेस हो रहे हैं इकोसिस्टम में, उसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल लॉसेस ऑफ मिनरल्स ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ सॉइल। सॉइल की जब वेदरिंग होती है उस दौरान मिनरल का लॉस जो हो रहा है वो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे और बहुत बारीकी से होता है। स्पेसिफिक मिनरल्स कभी कभी लॉस हो जाते हैं सॉइल से, एक पर्टिकुलर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में। दूसरा दूसरा जो टाइप है चेंज का, वो क्या हो सकता है? फास्ट एंड ड्रामेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं इकोसिस्टम में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ फायर स्वीपिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। इतना लंबा लिखने से अच्छा था लिख देते जंगल की आग। एक बार आग लग गई तो वो कितनी तेजी से फैलती है कि कई बार वहां पे सरवाइव करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एस्केप करने तक का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके से भी इकोसिस्टम में चेंजेस इंड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे ग्रेजुअल, सटल है या फास्ट और ड्रामेटिक ड्रामेटिक चेंजेस हैं, ये सब थ्रू टाइम हो रहे हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल चेंजेस। टेम्पोरल चेंजेस। तो अब ये जो टेम्पोरल चेंजेस हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं टेम्पोरल चेंजेस इन इकोसिस्टम आर ब्रॉट अबाउट बाय। दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं, दो टाइप के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये टेम्पोरल या थ्रू टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं वो होते हैं। पहला है एक्सटर्नल फोर्सेस, इकोसिस्टम के बाहरी जो बल हैं, तत्व हैं, आयाम हैं। जैसे एग्जांपल यहां पे ले, एक्सटर्नल फोर्सेस में कौन कौन से कैसे हो सकते हैं? चेंजेस इन क्लाइमेट, जलवायु में परिवर्तन हो जाए, या न्यूट्रिएंट इनपुट, न्यूट्रिएंट की सप्लाई बाधित हो जाए या कहीं एक्सेस हो जाए, इसकी वजह से भी टेम्पोरल चेंजेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। या फिर इंटरनल डायनेमिक्स की वजह से, उस इकोसिस्टम के इंटरनल डायनेमिक्स की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें तो एक्यूमुलेशन और डिप्लीशन of materials in a soil or a lake। इंटरनल डायनेमिक्स यानी कि स्पेसिफिक मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, सॉइल इकोसिस्टम कह दिया या फिर लेक इकोसिस्टम कह दिया, उसकी वजह से, इंटरनल डायनेमिक्स की वजह से भी टेम्पोरल चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो टेम्पोरल चेंजेस हो सकते हैं इनका नेचर क्या हो सकता है, नेचर ऑफ टेम्पोरल चेंजेस, तो इसको फिर से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। पहला कि डायरेक्शनल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं, ऐसे भी चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फिर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉइल वेदरिंग। तो हमको पता है वेदरिंग के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, उसी के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
या फिलिंग ऑफ लेक बेसिन। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटीज से होता हुआ क्लाइमेक्स की तरफ जाता है, वो टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट हो सकता है जैसे जैसे लेक बेसिन जो है वो फिल होता चला जाएगा। प्लांट सक्सेशन में इसको पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली। तो डायरेक्शनल और प्रेडिक्टेबल चेंजेस हो सकते हैं, नेचर हो सकता है टेम्पोरल चेंजेस का। दूसरा, स्पेसिफिक एंड अनप्रेडिक्टेबल तो ना कहें, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल लें तो वो हो सकता है अराइवल ऑफ एन इन्वेसिव स्पीशीज। तो ये है तो एक स्पेसिफिक चेंज ही, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कब कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज आ जाए। ये पहले से तो तयशुदा है नहीं, तो कभी भी कोई भी इन्वेसिव स्पीशीज आ सकती है और उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर सकती है। वहां पे जो नेटिव स्पीशीज हैं उनके सर्वाइवल पे एक खतरा पैदा कर सकती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई इकोसिस्टम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इकोसिस्टम में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ये सारी बेसिक ही बातें हैं, लेकिन बेसिक पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से सवाल जो बनते हैं वो एडवांस की तरफ जाते हैं। बेसिक पता रहता है, एडवांस में गेस कर सकते हैं हम। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वैसे तो 4 जो फंडामेंटल लेवल्स हैं, फंडामेंटल लेवल्स 4 इन इकोलॉजी, उन चारों को हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो पूरी हायरार्की बनती है उसको भी अलग से मेंशन करेंगे और उसमें एक एक टर्म को हम देखेंगे। तो ये जो चारों हैं ये क्या है? पहला हो जाता है इंडिविजुअल, फिर उसके बाद आता है पॉपुलेशन, फिर आता है कम्युनिटी, और फिर चौथा है इकोसिस्टम। ये 4 फंडामेंटल लेवल्स। लेकिन अब फिर से आते हैं, फिर प्रॉपर हायरार्की की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें, अब ये तो खैर इंक्लूड हो ही जाएगा। हाँ, यहीं पे हम एडिशनली ये 4 हो गए, इसके अलावा हम कलर चेंज करके आपको बता दे रहे हैं बाकी के जो है। लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर। ये हायरार्की है पूरी, इंडिविजुअल से स्टार्ट होते होते बायोस्फीयर तक पहुंचते हैं। पूरा इकोसिस्टम जो है वो कवर अप हो जाता है। अब एक एक को हम इंडिविजुअली यहां पे डील कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे नंबर 1 इंडिविजुअल की। अब इंडिविजुअल के बारे में क्या कहें कि ये क्या है? मोस्ट बेसिक लेवल है हायरार्की का। अब ये इंडिविजुअल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से किस तरीके का इंटरेक्शन है। तो इसका मतलब इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए जो टर्म आता है वो कहलाता है ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी, इसका मेनली फोकस किस पे होता है? इट फोकसेस ऑन the individual organisms behavior physiology
morphology etc. in response to the environment. तो ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी का मतलब कि किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, उसके बिहेवियर, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और दूसरे एस्पेक्ट्स को लेके। तो ये हो गया पहला लेवल। अब जो सेकंड लेवल है वो है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन ऐसी चीज है जिसको बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स में अलग तरीके से पॉपुलेशन डिफाइन होती है, सोशियोलॉजी में अलग तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे बायोलॉजी और स्पेसिफिकली इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो इकोलॉजी की अगर हम बात करें, इन इकोलॉजी पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of the same species that occupy a given area। किसी स्पेसिफिक एरिया में सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं को वहां की पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन की स्टडी के लिए पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी किस चीज से डील करती है? इट डील्स विथ पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, तमाम तरीके से हम इसको देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप में एक टॉपिक है, मेरे ख्याल से उसके 2 वीडियोस हमने शेयर किए हैं ना, देखा किसी ने? नहीं देखे? पूरा नहीं देखा, थोड़ा देखा है भी। वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से डील करती है पॉपुलेशन इकोलॉजी, और दूसरा हाउ एंड व्हाई अ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम। समय के साथ पॉपुलेशन कैसे और क्यों बदल रही है, इसकी भी स्टडी जो है, या इसको भी पॉपुलेशन इकोलॉजी ही डील करती है। तो ये हो गया सेकंड लेवल। तीसरा जो लेवल है वो है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या चीज होती है? तो कम्युनिटी, तो जाहिर सी बात है इकोलॉजिकल कम्युनिटी की ही हम यहाँ पे बात करें, अदरवाइज तो बहुत तरीके की कम्युनिटीज हैं, सोशल कम्युनिटीज और पता नहीं कौन कौन। तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ इंटरैक्टिंग, एक एक टर्म पे ध्यान देना है, इंटरैक्टिंग पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जब कई सारी स्पीशीज एक साथ इंटरैक्ट करती हैं, कहाँ? विद इन सम डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, तब तैयार होती है एक कम्युनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन, अब आप समझते जाएं, इंडिविजुअल, कई सारे इंडिविजुअल एक स्पीशीज के बने मिले तो पॉपुलेशन बन गई। जब कई सारी पॉपुलेशन से एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू की इन अ गिवन एरिया तो कम्युनिटी बन गई। तो अब ये जो कम्युनिटी की स्टडी करते हैं वो करते हैं अंडर कम्युनिटी इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी हमने देखा, पॉपुलेशन इकोलॉजी, अब कम्युनिटी इकोलॉजी की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो कम्युनिटी इकोलॉजी किन किन चीजों से डील करती है? इट डील्स विथ पहला कॉम्पोजिशन
एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इको कम्युनिटीज या इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, और दूसरा कम्युनिटी डेवलपमेंट, किस तरीके से कम्युनिटी डेवलप कर रही है, इस डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस क्या हैं। कम्युनिटी जो है इन जनरल बहुत छोटी भी हो सकती है, कैन बी वेरी स्मॉल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पॉन्ड कम्युनिटी। भाई तालाब है, अगर तालाब कैसे बनाए, लेट सपोज ये साइड व्यू हम ले रहे हैं लेक का, इस तालाब में बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज जो है वो पाई जा सकती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। अब ये जो स्पीशीज हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, आपस में भी इंटरेक्ट करेंगी। जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तब हम इसको पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंडर में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये स्पीशीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगी तब ये कम्युनिटी इकोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। तो बहुत छोटा भी हो सकती है कोई कम्युनिटी, कैन बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज या ह्यूज कह दें। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ये भी अपने आप में एक कम्युनिटी है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और यहीं पे अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा इलाबोरेट करें कम्युनिटी को, तो आप ये जान लीजिए कि बायोम भी एक तरीके की कम्युनिटी ही है। हाँ, इट इज अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। कब? एट लार्जेस्ट स्केल। अब उससे ऊपर जाना जब संभव नहीं है तो इसका मतलब कि हमने सारे ऑर्गेनिजम्स और उनके आपस में इंटरेक्शन को जब इंक्लूड कर लिया तो कम्युनिटी की टेक्निकल डेफिनेशन तो वही है, उसी को हमने कह दिया बायोम। जितने भी धरती पर पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनके इंटरेक्शन को एक साथ हम जब देखना शुरू कर दिए तो अब डेफिनेशन में डिफरेंस फिर कहाँ से आएगा? अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे और फिर बायोम को डिफाइन करने की बात होगी। हायरार्की जो हमने ऊपर बनाई है वो हायरार्की से ही चलिएगा, लेकिन यहाँ पे उस चीज को कोरिलेट करके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो बायोम को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एरिया की जगह, देखिए कम्युनिटी में हमने एक स्पेसिफिक इलाके या एरिया की बात की थी, लेकिन बायोम की जब हम बात करते हैं तो हम क्लाइमेट के सेंस में बात करते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये छोटे छोटे टर्म जो है वो डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। तो ये क्या है? डिस्टिंक्ट कम्युनिटी एट लार्जेस्ट स्केल, यानी कि बेसिकली ये कम्युनिटी ही है, कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that live together in a particular climate। अभी हमने जो वो टर्म यूज किया था कि धरती के सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ अगर देख लिया जाए, उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो टर्म जब हम इस्तेमाल करेंगे सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर लेंगे, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, सब कुछ। तब जो टर्म आएगा वो हमारे पास वो बायोस्फीयर आएगा, क्योंकि उस बायोस्फीयर के बियॉन्ड कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। तो बायोम में हम क्लाइमेट की बात करते हैं, पर्टिकुलर क्लाइमेट में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये अभी हमने जो ऊपर एक दिया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला, एक तो वही हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं या सवाना घास के जो मैदान होते हैं, तो ये सब क्या है? दे आर बायोम।
क्योंकि इनका अपना एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है, अलग जलवायु है, और उसके बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया है। क्लियर हो गया? तो बायोम को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, यानी कि इट हैज डिस्टिंक्ट वेजिटेशन टाइप, अलग अलग वेजिटेशन टाइप का होगी यहां पे, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। और ये जो एरिया है वो कौन डिफाइन करता है? डिफाइंड लार्जली बाय रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेट वाला इनपुट जरूर होना चाहिए जब हम बायोम के डेफिनेशन की बात करें। तो कहीं लिखा हो तो वहां क्लाइमेट ढूंढिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद हम बात करेंगे अगला जो लेवल है, कम्युनिटी में ही हालांकि हमने बायोम भी एक्सप्लेन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हम बात करेंगे वो है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम की ऑलरेडी हम डेफिनेशन वगैरह दे चुके हैं, लेकिन बताया हमने कि इंटरैक्टिंग जो सिस्टम है, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग सभी कंपोनेंट के और एक फिजिकली डिफाइंड स्पेस में ये पाया जाता है। एक लाइन हम यहाँ पे और इंक्लूड कर दे रहे हैं कि इकोसिस्टम ये क्या होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, हायरार्चिकली ऑर्गेनाइज्ड, साथ ही साथ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड सेल्फ रेगुलेटेड। रेगुलेशन भी अपने सेल्फ कंट्रोल में ही रहता है सिस्टम। ये है इकोसिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एक डेफिनेशन में ये इंक्लूड हो गए। इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स से डील करता है, तो वो बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फिर वही एस्टेरिक्स लिख के और हम बात कर लेते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है? तो लैंडस्केप को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि इट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम कंटेनिंग मोर देन वन कम्युनिटीज। एक बड़ा अच्छा डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देखिए नोट्स में उसको शेयर कर देंगे हम। तो एक से ज्यादा कम्युनिटीज जहां इकट्ठा होती हैं वो पूरा इलाका जो है वो लैंडस्केप कहलाता है। और एट लास्ट हम लोग बायोस्फीयर की बात कर लें। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हाईएस्ट लेवल है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं तो वही होगा। इसको हम कह सकते हैं इकोसिस्टम एट प्लेनेटरी स्केल। पूरा प्लेनेट एक साथ इंक्लूड कर लिया हमने। इसको हम अल्टीमेट इकोसिस्टम भी कहते हैं। इन सब टर्म से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी इकोसिस्टम धरती पर मौजूद हैं वो सारे के सारे बायोस्फीयर में इंक्लूड हो जाते हैं। इकोलॉजी के सेंस में बायोस्फीयर को हम लोग इकोस्फीयर भी कह सकते हैं। इन इकोलॉजी, बायोस्फीयर जनरल टर्म है, इकोलॉजी में स्पेसिफिकली उसको हम इको स्फीयर कहते हैं, जो कि एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। फंक्शन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। फंक्शनल कॉन्सेप्ट जो किस चीज पे एम्फेसिस देता है, जोर देता है, तो विच एम्फेसाइजेस
on the interrelationships between all the organisms, या all living organisms and their environment on planetary scale। बस ये हो गया बायोस्फीयर। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।